प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल मेरे छोटे भाई बहनों का, कैसे आप सही लोग। साथियों आज आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट जो कि है आपके कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जीवन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है मासिक चक्र यानी कि आर्तव चक्र। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि मासिक चक्र क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, इससे संबंधित सारी जानकारी को हम पढ़ेंगे। और साथियों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में पूछता है, बल्कि हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ेंगे, हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो समाज में इस एक अकेले टॉपिक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी अज्ञानता है, उसको दूर करने के लिए भी हमको इस टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए साथियों बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर आपको एक और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा स्ट्रीम को। तो आइए साथियों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। मासिक चक्र क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। साथियों पहले हम चीज़ देखते हैं कि मासिक चक्र होता क्या है। अगर हमसे कोई पूछे मासिक चक्र क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। अगर बात किया जाए मासिक चक्र क्या है या आर्तव चक्र कहते हैं बच्चों इसको, तो ये मासिक चक्र अथवा आर्तव चक्र क्या होता है, पहले आइए साथियों इसके बारे में देखते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है। मासिक मतलब एक माह में, और चक्र मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो जिस बिंदु से स्टार्ट होती है उसी बिंदु पर आके ख़त्म हो जाती है। आर्तव मतलब होता है कोई चीज़ जो बार बार हो रही हो। ठीक, तो भैया यहाँ पे मासिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक माह में होती है और जहाँ से स्टार्ट हुई होती है वहीं पे आकर के फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए इसको हम मासिक चक्र कहते हैं। चक्र अगर आपको बनाना हो बच्चों तो आप एक बिंदु को लेंगे और जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी बिंदु पे घूम के आ जाएंगे, इसी को तो आप चक्र कहते हो। तो चक्र ही प्रक्रिया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मानव मादा समेत सभी प्राइमेट मादा में होने वाली चक्रीय प्रक्रिया या चक्रीय परिवर्तन जिसमें मादा हार्मोन में परिवर्तन, मादा हार्मोन तथा गर्भाशय अंतःस्तर परिवर्तन होता है, गर्भाशय अंतःस्तर में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। साथ ही एक मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो बच्चों एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक चक्रीय परिवर्तन है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फीमेल की बॉडी में कुछ परिवर्तन आते हैं। ये सिर्फ मादा मानव में ही नहीं होते हैं बल्कि जो जितने प्राइमेट होते हैं उनमें भी ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, महिलाओं में कुछ हार्मोन परिवर्तन आते हैं, महिलाओं के गर्भाशय के अंतः स्तर में परिवर्तन आते हैं और साथ ही साथ एक अंडाणु का निर्माण भी होता है, यानी कि एक मादा युग्मक का निर्माण होता है। हालांकि वो अंडाणु नहीं होता है, द्वितीयक अंडाणु होता है, पर हम मान लेते हैं मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ये इसकी एक परिभाषा है अगर कोई पूछे कि मासिक चक्र क्या होता है। तो आइए साथियों देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली में जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में पीरियड्स कहते हैं वही मासिक चक्र है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मासिक चक्र या पीरियड जिसको कहते हैं, ये होता क्यों है और क्या होता है इसको देखें। तो फीमेल में जो भी होगा, जो भी प्राइमेट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन यानी कि मानव को भी ले लेंगे, तो जो फीमेल होती हैं उनमें हर महीने कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर कुछ हार्मोन परिवर्तन होते हैं और उन हार्मोन के परिवर्तन की वजह से उनके गर्भाशय के अंतःस्तर में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ एक अंडाणु का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया हर 28 से 29 दिन यानी कि हर महीने ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को हम मासिक चक्र कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें होता क्या है।
तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, पहले हम एक चीज़ देख लेंगे, यह प्रक्रिया होती कब है। तो यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है किशोरावस्था में। तो जब कोई फीमेल किशोरावस्था में आती है, यानी 10, 11, 12 साल में, तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है, तो जब प्रथम होता है, प्रथम मासिक चक्र, मतलब किसी बच्ची को पहली बार मासिक चक्र आया, प्रथम मासिक चक्र, तो जब प्रथम मासिक चक्र होता है साथियों, उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं रजोदर्शन या मिनार्क कहते हैं। और इसी प्रकार ये प्रक्रिया ताम्र नहीं चलती है, मतलब जिंदगी भर नहीं चलती है, बल्कि एक समय के बाद ये प्रक्रिया रुक जाती है, उसे हम कहते हैं या मासिक चक्र का रुकना। तो मासिक चक्र का रुकना मतलब एक समय के बाद, एक अवस्था के बाद ये मासिक चक्र रुक जाता है। कब? लगभग 50 वर्ष की आयु में, 45 से 50 मान लेते हैं, तो लगभग 50 वर्ष की आयु में जब कोई फीमेल पहुंचती है तो मासिक चक्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसे कहते हैं रजो निवृत्ति। मीनोपॉज। तो साथियों ये दो प्रकार का होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये प्रक्रिया होती क्यों है? अगर ये प्रक्रिया नहीं होगा तो अंडाणु नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा तो कोई फीमेल गर्भवती नहीं हो पाएगी, मतलब आगे चल के वो माँ नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति जिसका यहाँ पे जन्म हुआ है, उसका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी मदर में, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे दुनिया कोई भी महान से महानतम व्यक्ति है, उसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मदर में, उसकी माताजी में ये प्रक्रिया हुई। अगर ये प्रक्रिया महिलाओं में एब्सेंट होती है, तो जिन महिलाओं में नहीं होती है उनके माँ बनने के चांसेस नहीं होते हैं। अच्छा, 50 साल के बाद ऐसा क्या होता है कि प्रकृति में रुक जाता है? इसका कारण क्या है साथियों, कि आप जानते हैं एक फीमेल को ना सिर्फ बच्चे को जन्म देना होता है, बल्कि उसको 9 महीने तक अपने घर में पालना भी होता है। और एक 50 साल की उम्र की महिला के लिए शरीर कमज़ोर हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो एक 50 साल की महिला के लिए घर में बच्चे को पालना, बच्चे को जन्म देना, ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ प्राकृतिक रूप से प्रक्रिया रुक जाती है 50 वर्ष के बाद। आइए साथियों देखते हैं प्रक्रिया में होता क्या है। तो आइए साथियों देखते हैं कि मासिक चक्र में होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। पर उससे पहले देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। सभी प्राइमेट मादा में अंडाणु के बनने तथा गर्भाशय के अंतः स्तर में आने वाले परिवर्तन को ही मासिक चक्र कहते हैं। किशोरावस्था में पहुंचते हार्मोन के प्रभाव से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहली बार जो होता है उसको हम रजोदर्शन अथवा मिनार्क कहते हैं। हर 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है और इस संपूर्ण चक्र को अंडाशय में तथा गर्भाशय में कुछ परिवर्तन आते हैं और चक्र मासिक चक्र कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक माह चलती है तथा इसके बाद प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसे रजो निवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद मादा में जनन क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। तो आइए बच्चों इस तीनों को देखते हैं, पर इन तीनों को देखने के लिए हम थोड़ा डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तभी हम समझ पाएंगे इसमें होता क्या है। अगर आप डायग्राम को देख के समझ जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बात समझो, ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, ये आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा, फेमस डायग्राम, एनसीईआरटी का फेमस डायग्राम आपने देखा होगा। हम इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और जब भी आप पूछेंगे, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पार्ट है, ये जो डायग्राम है, इसको बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम बने कैसे, वही हम बनाएंगे। तो भैया डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से समझेंगे ये प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे तो लिख लो दिन, किस प्रक्रिया में दिन कौन कौन से हैं। फिर यहाँ लिख लो 2 हार्मोन का नाम, एक होता है FSH और एक होता है LH। इन दोनों हार्मोन के बिना प्रक्रिया नहीं होगी। फिर यहाँ लिख लो अंडाशय, मतलब अंडाशय में क्या क्या होगा ये देख लो। फिर यहाँ पे लिख लो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। और यहाँ पे क्या है, अंतः स्तर गर्भाशय का। इतनी चीज़ के बारे में पढ़ना है हमको, इतनी चीज़ में देखना है क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे इतने पार्ट में। तो दिन लिख लेते बच्चों को, कितने होते हैं, 28, 29। हम एक एक दिन नहीं लिख पाएंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है।
ऐसे डैश कर देते हैं, मतलब 8 9 10 है, समझ लेना। यहाँ 14 लिख देते हैं, 15 16 17 18 19 20, यहाँ 21 लिख देते हैं और यहाँ 28 लिख देते हैं। तो लगभग 28 दिन की प्रोसेस मान लेते हैं, 29 दिन 28 दिन, ठीक है। ये डेज हैं, डेज चाहे आप पूरा लिख सकते हैं, मैंने कम लिखे हैं, मतलब पूरे का नंबर नहीं लिखा है। उसके बाद FSH और LH को आप दिखाएंगे। देखो समझिए, जब मैं इसको ऊपर करूंगा इसका मतलब हार्मोन बढ़ रहा है, और जब मैं इसको नीचे करूंगा तो हार्मोन घट रहा है, और जब मैं सीधा करूंगा इसका मतलब हार्मोन ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, मतलब बराबर चल रहा है। तो इसको समझिएगा, किसी हार्मोन को अगर मैं ऐसे ऊपर दिखा रहा हूँ इसका मतलब हार्मोन का स्तर बढ़ रहा है, अगर मैं किसी हार्मोन को ऐसे नीचे दिखाऊँ इसका मतलब हार्मोन का स्तर घट रहा है, और मैं सीधा दिखाऊँ तो इसका मतलब क्या है कि हार्मोन अपने एकदम नियंत्रित अवस्था में है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इस दौरान। तो भैया देखो, पहले हम ये देखेंगे कि आखिर किस दिन माना जाता है पीरियड शुरू हो गए या फिर मासिक चक्र प्रारंभ हुआ। तो जिस दिन से फीमेल की बॉडी में जो योनि होती है उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। देखो होता क्या इस मासिक चक्र में, ये जो गर्भाशय का अंतः स्तर होता है बनता है, फिर टूट करके बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर निकलता है? रक्त के रूप में, एक गाढ़े रक्त के रूप में योनि द्वारा बाहर निकलता है 3 से लेकर 5 दिन तक। और ये प्रक्रिया लगभग जिस दिन से प्रारंभ होती है, मतलब जिस दिन से योनि से रक्त आना शुरू हो जाता है उसी दिन को हम क्या कहते हैं, उसी पहले को हम मानते हैं पहला दिन। तो मान लेते हैं पहले दिन क्या होगा, पहले दिन क्या होगा सुनना ध्यान से। पहली बात तो FSH का स्तर नॉर्मल रहेगा लगभग 5 दिन तक, कोई परिवर्तन नहीं। LH का स्तर लगभग नॉर्मल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ना ऊपर ना ज़्यादा ना कम। अंडाशय में कुछ नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है, नॉर्मल है। एस्ट्रोजन एकदम बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं। प्रोजेस्टेरॉन में कोई परिवर्तन नहीं, सब बराबर हैं। और अंतः स्तर क्या है, ये रक्त के रूप में टूट के बाहर निकलता रहता है, ये ब्लड के फॉर्म में टूट करके बाहर निकलता रहता है योनि से 3 से 5 दिन तक। तो मैक्सिमम 5 दिन तक मान लेते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। और इस अवस्था कहते हैं ऋतुस्राव अवस्था, रक्त बाहर निकलता है, इसे कहते हैं ऋतुस्राव अवस्था। ऋतुस्राव अवस्था है जिसमें योनि द्वारा रक्त निकलता है, ये अंतः स्तर टूट के बाहर निकलता रहता है। लगभग 5वें दिन के बाद क्या होगा, ये FSH का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, देखिए जो डायग्राम बनाना बच्चों, ये डायग्राम कोई अलग नहीं है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, इसी डायग्राम की हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों, बात कर रहे हैं। किधर गया, ठीक। तो ये जो है ये हल्का सा बढ़ना शुरू करेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और ये जो LH है यही बढ़ना शुरू कर देगा। अब देखो आप जानते हैं FSH जब जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अंडाशय में एक जो प्राथमिक पुटिका है, अंडाशय में मौजूद जो एक प्राथमिक पुटिका है, ये प्राथमिक है, फर्स्ट लिख रहा हूं इसका मतलब प्राथमिक, किसमें परिवर्तित होती है, द्वितीयक में। और द्वितीयक से किसमें परिवर्तित होती है, तृतीयक में। और तृतीयक से किसे परिवर्तित होती है, ग्राफियन में। आपने अंडजनन पढ़ा है बच्चों, उसमें आपने देखा है किस प्रकार से बनती है। तो ये ग्राफियन बन के तैयार है। इसमें लगेंगे इसको लगभग 6 से लेकर के 14 दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे इस दौरान LH का स्तर नॉर्मल रहेगा, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये पुटिका बनती है, एक प्राथमिक पुटिका द्वितीयक में, तृतीयक में, और उससे फिर ग्राफियन बदलती है, वैसे वैसे वो भारी मात्रा में एस्ट्रोजन का श्रावण करती है। इसका मतलब साथ ही साथ एस्ट्रोजन का भी स्तर क्या कर रहा है बच्चों, अब बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अभी नॉर्मल है, बहुत नहीं बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या है, नॉर्मल है। और इस दौरान क्या होगा पता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य है गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखना, अंतः स्तर को बनाना। तो ये जो अंतः स्तर टूट गया था ये दोबारा बनना शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन की वजह से, और ये बनना शुरू हो गया। लगभग 14 दिन तक ये बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद 14वें दिन क्या होगा, अचानक से LH में बहुत तेज से सर जाएगा, LH बढ़ेगा। और जब LH बढ़ेगा, FSH बढ़ेगा, तो ये ग्राफियन पुटिका फट जाएगी और इससे एक द्वितीयक अंडाणु निकलेगा और वो ग्राफियन पुटिका में चला जाएगा। और ये प्रक्रिया कहलाएगी साथियों अंडोत्सर्ग, ये प्रक्रिया कहलाएगी अंडोत्सर्ग।
देखिए हर प्रक्रिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर से सुनो, 1 से लेकर 5वें दिन तक सारे हार्मोन नॉर्मल रहेंगे, अंडाशय में कुछ नहीं होगा और साथ ही साथ क्या होगा, गर्भाशय का अंतः स्तर टूट के बाहर निकलता रहेगा। इस अवस्था को हम कहेंगे ऋतुस्रावावस्था। अब उसके बाद क्या होगा, ये एफएसएच बढ़ना शुरू करेगा, एक प्राथमिक पुटिका अंडाशय में से द्वितीयक तृतीयक ग्राफिन बदलेगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ेगा। और जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा साथियों, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अंतः स्तर दोबारा बनना शुरू होगा। तो ये जो अवस्था इसे कहते हैं पुटकी अवस्था, ये है पुटकी अवस्था। पुटकी अवस्था है, फॉलिकुलर फेज, ये पुटकी अवस्था है, ठीक। और फिर क्या होगा, एलएच अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एलएच की बढ़ने की वजह से, एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, एक ग्राफियन पुटिका फट जाएगी और इसके अंदर का अंडाणु बाहर निकल के फैलोपियन नलिका में चला जाएगा। और आप जानते हैं एस्ट्रोजन प्रभाव से ये अंतः स्तर बन करके तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो ग्राफियन पुटिका का बचा हुआ भाग है, ये एक संरचना में बदल जाएगा जिसको हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। इसे कहते हैं बच्चों कार्पस ल्यूटियम। तो ये बनाएगा कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, श्रावण होता है। डायग्राम देखिए एनसीईआरटी का। कार्पस ल्यूटियम वजह से अब ये बहुत भारी मात्रा में क्या होगा, इसका श्रावण होगा, ठीक है। किसका श्रावण होगा, ये जो है इसका श्रावण होना शुरू हो जाएगा। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन का, ये प्रोजेस्टेरॉन को बहुत भारी मात्रा में स्रावित करता है। तो अब देखो क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हाई होना शुरू हो जाएगा और इधर क्या होगा, इधर एलएच हाई होना शुरू हो जाएगा, एलएच हाई होना शुरू हो जाएगा और एफएसएच थोड़ा सा डाउन होगा और इधर भी एस्ट्रोजन भी क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा। अब एफएसएच डाउन होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा भैया, ये जो अंतः स्तर है, अब सुनो एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, एस्ट्रोजन का कार्य होता है, सुनना, एस्ट्रोजन कार्य होता है अंतः स्तर को बनाए रखना, बनाना, और प्रोजेस्टेरॉन काम होता है अंतः स्तर को बनाए रखना, इसको ग्रंथिल कर देगा और ग्रंथिल कर देगा, इसको और मोटा कर देगा, इसके अंदर रक्त नलिकाएं लेकर चला आएगा, मतलब इस अंतः स्तर को एकदम बढ़िया सा बना देगा, ठीक। अब प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा। अब सुनो कार्पस ल्यूटियम की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन बना हुआ है। अब जैसे जैसे बच्चों समय बीतेगा, मतलब लगभग 2 हफ्ते तक अगर निषेचन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम घटेगा और घटते घटते 28वें दिन समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से, तो इसका मतलब क्या है, जैसे समाप्त होगा ये एलएच का स्तर जो है, ये जो बढ़ा हुआ था ये भी क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो एलएच का स्तर बढ़ा हुआ था ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, एफएसएच तो पहले से डाउन था। साथ ही साथ यहाँ क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर हाई हुआ था ये भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन तो हाई डाउन था ही। अब साथ ही साथ क्या होगा, आप जानते हैं गर्भाशय का अंतः स्तर कौन बना रखता है, ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो चूंकि 28वें दिन पे खत्म हो गया कार्पस ल्यूटियम, तो ये अंतः स्तर भी टूटने लगेगा और फिर से ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा पहले दिन से। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मासिक चक्र कहलाती है और यह अवस्था कहलाती है ल्यूटल फेज। ठीक, इन 3 अवस्थाओं में क्या होता है, प्रक्रिया समाप्त होती है। देखो बहुत ध्यान सुनो, कोई कठिन नहीं है। पहले हमने क्या देखा कि मासिक चक्र को किस दिन से गिनते हैं, जिस दिन से पहला रक्तस्राव आता है फीमेल की वेजाइना से, योनि से, उसी को हम कहते हैं पहला दिन। तो लगभग 5 दिन तक तो रक्तस्राव ही होता रहता है योनि द्वारा, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 2, किसी में 5, तो 3 से 5 दिन मान लेते हैं। अब उसके बाद इस दौरान ना तो एफएसएच हाई है ना तो एलएच हाई है, कहाँ से निकलते हैं, आपके हाइपोथैलेमस से। ना तो अंडाशय में कुछ हो रहा है, ना तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई है, सब नॉर्मल है और गर्भाशय का अंतः स्तर टूट के बाहर निकल रहा है। 5वें से 6वें दिन पे क्या होगा, एस्ट्रोजन एफएसएच का स्तर हाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे एफएसएच बढ़ेगा वैसे वैसे एक प्राथमिक पुटिका अंडाशय में द्वितीयक तृतीयक और ग्राफिन बदलेगी और जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा। एस्ट्रोजन क्या करता है, अंतः स्तर को बनाना शुरू कर देगा। 14वें दिन तक एकदम ग्राफियन पुटिका बन के तैयार है, अंतः स्तर बन के तैयार है और अचानक से एलएच बढ़ेगा। जैसे एलएच बढ़ेगा तो ये अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ये ग्राफियन पुटिका फट जाएगी और इससे एक द्वितीयक अंडाणु फैलोपियन नलिका में चला जाएगा। अब बचा पार्ट ग्राफियन पुटिका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कार्पस ल्यूटियम और ये भारी मात्रा में क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, अंतः स्तर को और मोटा करता है और इसको बनाए रखता है और इधर एलएच का स्तर बढ़ता चला जाएगा, एफएसएच डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे क्या है, हाई है।
अब लगभग 2 हफ्ते तक यानी कि 14 से लेकर 28 दिन तक क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। 28वें-29वें दिन पे खत्म हो जाएगा, एलएच एकदम खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एकदम खत्म हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो कि अंतःस्तर को बनाए रखता है। तो भैया अंतःस्तर भी टूटना शुरू हो जाएगा और ये प्रक्रिया पहले दिन से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बस यही डायग्राम आपको बनाना है। अगर कोई मासिक चक्र पूछेगा तो आपको यही डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। आइए साथियों देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है, रजोस्राव प्रावस्था, जो मैंने बोला ये लिखा हुआ है। यह प्रक्रिया रुधिर स्राव से प्रारंभ होती है, लगभग 5 दिन तक चलती है। इसमें योनि से रक्त बाहर निकलता है। इस स्राव में अंतःस्तर के साथ साथ लगभग 50 से 150 ml रक्त भी होता है। तो अंतःस्तर तो टूट के बाहर निकलता ही है, साथ ही ब्लड भी बाहर आता है। फिर दूसरा अवस्था क्या बच्चों, इसे कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था, वही जिसको हमने पुट की अवस्था कही थी। 6वीं से 13वें दिन तक पीयूष ग्रंथि से एफएसएच का स्तर उच्च रहता है, जिससे अंडाशय में एक पुटिका प्राथमिक से द्वितीयक, तृतीयक तथा ग्राफियन बदल जाती है। इसे पुट की प्रावस्था कहते हैं, जो मैंने बात करी। जैसे जैसे पुटिका विकास करती है, एस्ट्रोजन का स्रावण भी करती है, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और यह बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का स्तर गर्भाशय के अंत स्तर को भी क्रमवार विकसित करता है। तो बच्चों समझो, एफएसएच, अंडाशय और एस्ट्रोजन और अंतःस्तर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एफएसएच बढ़ेगा, अंडाशय के अंदर एक प्राथमिक पुटिका द्वितीयक बदलेगी, जैसे जैसे प्राथमिक द्वितीयक बदलेगी एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा अंतःस्तर जो टूट गया था दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, 14वें दिन पर एलएच का स्तर उच्च हो जाता है, जिससे ग्राफियन पुटिका फट जाती है और द्वितीयक अंडाणु अंडवाहिनी में चला जाता है और बची हुई पुटिका कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। यह घटना अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या होता है, अंडोत्सर्ग होगा 14वें दिन पर, याद रखना नॉर्मली। अब किसी फीमेल में पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। यह एलएच का स्तर लगभग 15 से 28 दिन तक उच्च रहता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम का अस्तित्व बना रहता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्रावण उच्च रहता है। इसे पीत अवस्था कहते हैं, ल्यूटल फेज। कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन का श्रावण करता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य गर्भाशय के अंतःस्तर को ग्रंथिल करना और उसको बनाए रखना होता है। बनाता कौन है, एस्ट्रोजन, और उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने देखा कार्पस ल्यूटियम आंशिक ग्रंथि होती है। याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी आंशिक ग्रंथि है। आंशिक मतलब ऐसी ग्रंथि जो कुछ समय के लिए हो। तो कार्पस ल्यूटियम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए होता है और ग्रंथि है क्योंकि हार्मोन बना रहा है प्रोजेस्टेरोन। यदि अंडोत्सर्ग के दौरान निषेचन नहीं होता है तो 28वें दिन तक एलएच का स्तर एकदम कम हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम अब नष्ट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है उसे कहते हैं कार्पस अल्बैकन्स, वही लिखा हुआ है, और इसमें परिवर्तित होकर के नष्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होते के कारण प्रोजेस्टेरोन का स्तर खत्म हो जाता है और जिससे गर्भाशय का अंत स्तर टूटना प्रारंभ हो जाता है और 28वें दिन पर यह रक्त स्राव के रूप में योनि से बाहर आना प्रारंभ कर देता है और रजोस्राव अवस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। प्रक्रिया प्रत्येक 28 दिन पर पुनरावृत्त होती है। बस उतनी सी बात बताया था। अगर आप देखो एनसीईआरटी का डायग्राम तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं वही चीज़। इधर देखो, यहाँ पे देखो एफएसएच का स्तर डाउन है और एलएच डाउन, मतलब बस चल रहा है, नॉर्मल है, दोनों डाउन बराबर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये अचानक 14वें दिन पे बढ़ गए हैं। यहाँ पे दिन लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 ऐसे लिखा हुआ है। और देखो एक प्राथमिक पुटिका द्वितीयक में, तृतीयक में ऐसे बढ़ रही है। और इधर देखो लगभग 5 दिन तक क्या है, रजो दर्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रक्त बाहर निकल रहा है। फिर देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ये बन भी रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी ऐसे बढ़ रहा है, नॉर्मल है, ये अंतःस्तर बन के तैयार है। उसके बाद 14वें दिन देखो एलएच एकदम से अचानक से बढ़ गया है, नीला वाला, और ये भी थोड़ा सा। अब देखो ये देखो एलएच ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, एफएसएच अभी डाउन है, अब बन गया कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और इधर देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो गया, अंत स्तर और मोटा हो गया। लेकिन 14वें दिन पर, 28वें दिन पर सॉरी, क्या हुआ है, एकदम से एलएच और एफएसएच डाउन हो गए हैं, प्रोजेस्टेरोन डाउन हो गया है और अंत स्तर फिर से टूटना शुरू हो गया है। तो साथियों ये था मासिक चक्र जिसके बारे में हमको पढ़ना था। तो आशा करता हूं बच्चों आपको मासिक चक्र समझ में आ गया होगा। मासिक चक्र क्या होता है बच्चों, एक बात और बताता हूं, पूरी प्रक्रिया जो मासिक चक्र की है ये डिपेंड करती है हार्मोन पर। तो किसी महिला में अगर पहले हो जाता है या मासिक चक्र बाद में होता है, किसी महिला को बहुत दर्द होता है, किसी में रक्तस्राव ज़्यादा होता है, तो इसके विभिन्न कारण होते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है तनाव लेना, क्योंकि पूरी प्रक्रिया मासिक चक्र पे पूरी प्रक्रिया हार्मोन पर निर्धारित होती है। और अगर कोई फीमेल बेवजह का तनाव लगी तो जाहिर सी बात है हार्मोन का स्तर घटेगा बढ़ेगा, जिससे प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। इसके अलावा उनका भोजन कैसे है, क्योंकि भोजन अच्छा रहेगा तभी अच्छे से हार्मोन बनेंगे। साथ ही साथ कितनी नींद ले रही है, कैसे एक्सरसाइज ले रही है, ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जो इस पर मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से मासिक चक्र प्रभावित हो सकता है। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको मासिक चक्र समझ में आ गया होगा।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते साथियों अगली क्लास में, और इस क्लास का PDF अभी आपको मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो मिलते साथियों अगली क्लास में, तब तक साथियों अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।